हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर जो कि आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ की सीरीज का होने वाला है। जीएसटी और कस्टम लॉ की सीरीज के ऑलमोस्ट मैंने 90% सिलेबस को कवर करवा दिया है। ये सीरीज बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनके एग्जाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहे हैं भाई। तो अगर आपका भी सेमेस्टर 6 है और आपके पास भी एक मेन कोर्स है जीएसटी एंड कस्टम लॉ करके, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, अगर किसी ने इससे पुराने मतलब कि इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे यानी कि फर्स्ट से लेके 14 तक, तो भाई डिस्क्रिप्शन में ना पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके फटाफट से सारे लेक्चर्स को एक एक करके वॉच कर लेना, या तो इसके बाद या तो इससे पहले जाके, ठीक है। और आज जो हम करने जा रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 15 जो आज हम शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि अगर बैठ के नोट्स बना रहे हो ना, तो भाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो। नोट्स रेडी हो चुके हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है और बोर्ड पर भी मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। तो इस नंबर पे जाके मैसेज करो कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ के। तो जो भी प्राइस होगा 150 रुपीज अराउंड प्राइस रखा गया है, तो जो भी प्राइस है वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स की बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। चलिए जी शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर हमारा 15, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कस्टम। कस्टम क्या होता है, तो पहले हम ये समझेंगे कि कस्टम क्या होता है। तो पता है आज की टाइम की बात नहीं है, कस्टम ना राजा महाराजा के टाइम से लगता हुआ आ रहा है। आपने महाराणा प्रताप की कहानी सुनी थी? हाँ जी सुनी थी मैंने। महाराणा प्रताप के टाइम से लगता हुआ आ रहा है, या मान लो उससे पहले भी जो राजा महाराजा हुए होंगे तब से लगता हुआ आ रहा है। कस्टम होता क्या है, तो देखो एक बार एक राज दरबार में एक राजा का शासन चलता था जिसका नाम था राजा महाराणा प्रताप, ठीक है। राजा के दरबार में राजा के जन्मदिन पर कुछ लोग बाहर से आए जो कि उस राज्य के नहीं थे, किसी दूसरे राज्य से लोग आते हैं और राज्य में आने के बाद वो क्या करते हैं, मेवाड़ में घुसते हैं और वहां पर घुसते ही वो राजा के लिए बड़ी बड़ी सी थालियां लाना शुरू करते हैं। पहले एक आदमी आता है, वो अपना गिफ्ट देता है, उपहार देता है राजा को उनके जन्मदिन पर बधाइयां के तौर पे, फिर वो देके चला जाता है। फिर दूसरा आता है, फिर वो बधाइयां देता है, फिर तीसरा आता है, वो बधाइयां देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो दूसरे राज्य से बधाई देने लोग राजा के दरबार में आए हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि कर देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे वो उपहार लाए ना, उस उपहार को अपने राज्य से राजा के राज्य यानी मेवाड़ महाराष्ट्र में लाने के लिए भी एक पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कस्टम। राजा ने बोला कि जो भी मेरे जन्मदिन पर बाहर से कोई उपहार लाता है मेरे लिए, तो उस पर हमको टैक्स वसूलेंगे। हम क्या करेंगे, उन पर टैक्स लगा देंगे, यानी कि कस्टम लगा देंगे। उनको एक कर पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी सामान मुझे देते हो। या फिर अगर राजा के यहाँ से, इस मेवाड़ से आप कोई भी सामान महाराणा प्रताप के यहाँ से अपने राज्य में लेके जाओगे, तब भी उस पर टैक्स लगाया जाएगा, यानी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। अब अपने यहाँ से लेकर अपने जगह जहां भी आपका घर है या राज्य है, उस राज्य में अगर आप कोई भी सामान लेके जाते हो इस राज्य से, तो भी आपको उस पर एक कर देना पड़ेगा, कस्टम देना पड़ेगा। तो राजा ने उस जगह एक नियम पारित कर दिया। अब वहां से ये नियम चलता 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 हुआ अभी यहाँ तक आ गया है। करंट सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है यानी कि राजा समझ लो, उन्होंने ना अब कुछ टैक्स लगा दिया है। बाहर के जो राज्य हैं या बाहर के जो देश हैं, जिनको आप बोल सकते हो बाहरी राज्य, जैसे कि फॉरेन कंट्रियां, यूएसए, चाइना, ठीक है, रशिया, ऐसे जो देश हैं, यहाँ से अगर आप कुछ भी चीज मंगाते हो या अपनी कोई चीज यहाँ से उनके पास भेजते हो, मतलब यहाँ से आप उनको एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या वहां से कोई चीज अंदर मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको कस्टम पे करना पड़ेगा। यानी कि सरकार ने टैक्स लगा दिया कि आप लोगों को अब कस्टम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी चीज को इंपोर्ट करते हो या कोई भी चीज को एक्सपोर्ट करते हो एक नेशनल बाउंड्री के बाहर या अंदर, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर ना इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया। जो भी चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करोगे, मंगवाओगे, तो यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। राजा ने ऐसा करा, मतलब सरकार ने ऐसा करा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम अपने देश के अंदर ही सारी चीजों को बनाएं। जैसे कि मान लो जो चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हम अपने देश में अगर वो डेवलप कर लें तो फिर हमको वो बाहर से नहीं लेनी पड़ेंगी। और बाहर से लेने का मतलब लेना नहीं है सिर्फ, हम उनके बदले उनको पैसा देते हैं, मूल्य देते हैं, उसकी मुद्राएं देते हैं,
है ना, पैसा लेके जाते हैं ना बाहर वाले देश, तो हमारे देश का पैसा उनके देश में जा रहा है, तो सरकार ऐसा थोड़ी चाहेगी। सरकार चाहेगी कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे, हमारे देश में ही काम आए, डेवलपमेंट हो हमारे देश का, बड़े बड़े पुल बने, ब्रिजेस बने। तो सरकार ने क्या लगाया, कस्टम लगाया। सरकार ने बोला अगर आप यहाँ से कोई भी चीज बाहर लेके जाते हो या बाहर से कोई भी चीज आप मंगा रहे हो, अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर टैक्स लगेगा ज्यादा, और अगर आप यहाँ से बेच रहे हो बाहर, तो आप यहाँ से बना रहे हो, बाहर बेच रहे हो, और बाहर का पैसा कहाँ ला रहे हो, देश के अंदर आ रहा है, तो इससे तो सरकार को फायदा है ना, सरकार इस पे क्यों टैक्स लगाएगी। तो सरकार ने बोला कि एक्सपोर्ट पे टैक्स मत लगाओ। सरकार ने क्या बोला, एक्सपोर्ट पे टैक्स मत लगाओ, यहां से अगर आप बाहर बेच रहे हो कोई सामान उस पर टैक्स मत लगाओ। उसके लिए कुछ स्पेशल नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज रखी गई है कि उन्हीं पर टैक्स लगेगा, वरना एक्सपोर्ट पे किसी पे टैक्स नहीं है। इंपोर्ट पे सब पे टैक्स लगा दो। आप एक सुई भी बाहर से खरीदोगे ना, किसी दूसरे देश से मंगाओगे, कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी, तो इसको बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम का मतलब समझ आ गया। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम। कस्टम क्या होता है, कस्टम एक तरीके का टैरिफ है, एक तरीके का टैक्स है, जब आप उसको पे करते हो। और वो कब पे करना होता है, जब आप एक विद इन नेशनल बाउंड्री से आप बाहर कुछ सप्लाई करते हो या बाहर से कुछ मंगवाते हो, तो उस जगह पर आपको एक टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, जिसको कस्टम बोला जाता है। समझ आया। चलिए हम पढ़ेंगे कस्टम की शुरुआत कैसे हुई। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन से सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि आपकी बुक में सबसे मस्ट दिया हुआ है। कस्टम यानी कि कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अगर आप लेते हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट यानी कि आप अगर कोई गुड्स या सर्विस बाय करते हो तो आपको अपने सेलर के जरिए या किसी बीच के मिडलमैन के जरिए टैक्स जो पे करना पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसी तरीके से कस्टम जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आपको पे करना पड़ता है। कह रहा है इम्पोज्ड अंडर द कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962 के अंदर लिखा गया है कि कस्टम एक्ट जो है 1962 के अंदर जो भी चीजें आप एक देश से दूसरे देश भेजोगे वहां पर टैक्स लगाया जाएगा। कह रहा है इसके बाद इसको ना कौटिल्य अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, या कौटिल्य अर्थशास्त्र ने जब सबसे पहले इसकी खोज करी थी ना कस्टम की यानी कि कर की, तब उन्होंने अपनी भाषा में इसका नाम रखा था शुल्क। क्या नाम रखा था, शुल्क। इसको हिंदी वर्ड में बोला जाता है शुल्क। ठीक है, ये शुक्ला नहीं है भाई, कुछ लोग शुक्ला पढ़ रहे होंगे, मेरे को पता है, ये शुल्क वर्ड है। तो आप याद रखना कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसको शुल्क नाम से भी जाना जाता है। टैक्स को, कस्टम को शुल्क नाम से बोला जाता है। ठीक है, कह रहा है कस्टम ड्यूटी और टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्ट इनटू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। कह रहा है अगर कस्टम ड्यूटी या जो टैक्स है, अगर आप किसी भी गुड्स को इंपोर्ट करते हो, यानी देखो गुड्स को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट यानी किसी फॉरेन कंट्री से आप इंपोर्ट का मतलब ऐसा समझो कि आप यूएसए से माल को मंगा रहे हो, कहां पे, इंडिया में। ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री से माल को इंडिया में मंगा रहे हो, मतलब इंपोर्ट हो रहा है, आप दूसरी माल को, दूसरी जगह के माल को अपने यहाँ बुला रहे हो, तो इंपोर्ट कह रहा है। या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट यानी कि एक अपने देश का माल दूसरे देश में भेज रहे हो, यानी कि इंडिया से कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज आप बेच रहे हो, कहां पे, यूएसए में। ठीक है, तो ये होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि जब आप माल मंगा रहे हो, खरीद रहे हो दूसरे कंट्री से। एक्सपोर्ट यानी कि जब आप माल बेच रहे हो दूसरी कंट्री में, एक्सपोर्ट पे, तो दोनों पर टैक्स लगा दिया, कस्टम लगा दिया। और ये जो टैक्स है ये पूरी कंट्री में हर किसी पर लागू होगा, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा आदमी हो, सब पर लागू होगा। कह रहा है कि इसको टैक्स को शुरू कब करा गया था, कह रहा है ब्रिटिश पीरियड थ्रू सी कस्टम एक्ट 1878। कह रहा है कि ब्रिटिश जब थे ना, अंग्रेज जो लोग थे, जो गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे लोग आए थे हमारे यहाँ इंडिया में, उन्होंने 1878 में पहले सी कस्टम नाम से इस एक्ट को बनाया था। जो गोरे गोरे लोग थे ना भाई, ब्रिटिश वाले लोग होते हैं, उन ब्रिटिश लोगों ने कस्टम की शुरुआत करी थी। कब करी थी, 1878 में, 1878 में इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसका नाम शुरू में कस्टम भी नहीं था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था सी कस्टम एक्ट। शुरू में जब गोरे गोरे लोगों ने बनाया, उन्होंने अपने प्यारे नाम रखे इसके, सी कस्टम एक्ट। बट इंडिया में जब उसको लाया गया तब 1962 में लाया गया, और इंडिया वालों ने उसका नाम बदल के क्या रख दिया, कस्टम एक्ट रख दिया। क्या रख दिया, कस्टम एक्ट। उसका सी जो था आगे का वर्ड वो हटा दिया। ठीक है, इंडिया वालों ने। तो ये एक्ट कहां से आया था, ब्रिटिश पीरियड के वहां से आया था। कौन से सन में आया था, 1878 से आया था, और इसका नाम था सी कस्टम एक्ट उस टाइम पर। और अब क्या है, 1962 है और कस्टम एक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या रहा उसके बाद, द लैंड कस्टम एक्ट 1924।
उस टाइम पर एक एक्ट हुआ करता था, लैंड कस्टम एक्ट, यानी कि जमीन जो भू होती है, जमीन को भू बोला जाता है, तो भू पर लगने वाला कर, अगर आप कोई भी जमीन खरीदते हो या कोई जमीन का टुकड़ा खरीदते हो, लैंड खरीदते हो, तो उस पर भी एक टैक्स लगता है। अगर आप फॉरेन में जाके जमीन खरीद रहे हो, यहां से आप रह रहे हो इंडिया में, आप जमीन खरीद रहे हो फॉरेन में, तो वहां भी टैक्स लगेगा। आप फॉरेन में रहते हो, इंडिया की जमीन खरीदना चाहते हो, तो भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉरेन पर्सन हो गए ना, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन हो गए, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसके तहत? 1924 के तहत कस्टम, लैंड कस्टम एक्ट आप पे लगेगा। कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब देश को स्वतंत्रता मिली ना, जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि मतलब कि 15 अगस्त 1947 के बाद से क्या हुआ, इस एक्ट में चेंजेस आ गए। सरकार ने ना देश के स्वतंत्र होने के बाद इन एक्ट में, इन संविधानों में कुछ चेंजेस कर दिए, बदलाव करे। उस बदलाव के बाद कह रहा है रिपील्ड बाय द कस्टम एक्ट 1962, और 1962 एक्ट को लागू करा गया। कह रहा है साथ ही साथ में इसका नाम कस्टम टैरिफ एक्ट रख दिया गया, और 1975 में एक नया एक्ट निकाला गया जिसका नाम था कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जिसको CTA भी बोला जाता है, कस्टम टैरिफ एक्ट। और ये कस्टम टैरिफ एक्ट जो है किसको चेंज करने पे आया, किसके बदलने पे आया, तो इसके लिए मैंने लाइन लिखी है नीचे वाली, ये रही। कह रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट जो है वो 1975 में जो है लागू करा गया था इंडिया के अंदर। बट इसका रिप्लेस जो था ना, रिप्लेस वर्जन, मतलब जिससे इसको लाया गया था, उसका नाम था इंडियन टैरिफ एक्ट 1934 करके एक पहले इंडियन टैरिफ एक्ट था, उसको अब चेंज करके 1975 में कस्टम एक्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या कर दिया, कस्टम टैरिफ एक्ट कर दिया। एक एक्ट हुआ करता था 1934 में जिसका नाम था इंडियन कस्टम टैरिफ एक्ट, बट उसको अब चेंज करके कस्टम टैरिफ एक्ट कर दिया 1975 में। उसको स्वतंत्रता के बाद चेंज कर दिया, इंडिपेंडेंट के बाद चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया उसमें। ठीक है, आगे लिखा है कस्टम एक्ट 1962 के बारे में पढ़ेंगे कि कस्टम एक्ट 1962 क्या होता है। तो सिंपल सा है, कस्टम एक्ट 1962, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस एक्ट को 1962 को कब लाया गया था, जब सी कस्टम एक्ट, जब गोरे गोरे लोग आए थे ना, ब्रिटिश वाले लोग आए थे, उन्होंने 1878 एक्ट बताया था, सी कस्टम एक्ट, उसको चेंज करके 1962 इंडिया वालों ने बना दिया। ठीक है, और इस एक्ट को क्या हुआ था, कह रहा है द कस्टम एक्ट वाज पास एंड, यहाँ पे लिखा प्रोम्युलेटेड इन इंडिया, कह रहा है इस एक्ट को इंडिया के अंदर लागू करा गया था। और इसको पास कब करा गया था, बाय द पार्लियामेंट इन ईयर 1962, कह रहा है 1962 के अंदर इसको दिसंबर के महीने में, शायद आई थिंक डेट मेरे को कंफर्म याद नहीं है, 12 या 13 दिसंबर डेट थी, उस 12 नवंबर या दिसंबर ही था, इतना ध्यान है, नवंबर दिसंबर की कोई 12-13 तारीख रही होगी। उस टाइम पर इसको एक्ट को 1962 में सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में एक्ट को पास किया था कि 1962 कस्टम एक्ट जो है आज से इंडिया में लागू होगा। ठीक है, कह रहा है इसको रिप्लेस करा गया था किसके द्वारा, सी कस्टम एक्ट के द्वारा। सी कस्टम एक्ट पहले इससे चला करता था, उसको रिप्लेस कर दिया, फिर अब 1962 बना दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के बारे में बताओ, ये क्या होता है 1975। तो ये भी एक रिप्लेस वर्जन है, किसका रिप्लेस वर्जन है, ये रिप्लेस वर्जन है 1934 के एक्ट का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो कस्टम टैरिफ एक्ट है ये एक रिप्लेस वर्जन है किसका, इंडियन टैरिफ एक्ट का, जो कि 1934 यानी स्वतंत्रता से पहले जो एक्ट आया था उसका रिप्लेस वर्जन है। कह रहा है इंडियन कस्टम एक्ट जो है 1934, उसको रिप्लेस करके स्वतंत्रता के बाद उसको रिप्लेस करके 1975 यानी कस्टम टैरिफ एक्ट बना दिया गया था। कह रहा है इस एक्ट को आप पूरी इंडिया में, होल इंडिया में अप्लाई हुआ देख सकते हो। आज के टाइम पर इस एक्ट को पूरी इंडिया के अंदर अप्लाई करा गया है। कह रहा है इस एक्ट में ना 2 स्केड्यूल आते हैं। स्केड्यूल नंबर 1 कहता है कि इसको आप इंपोर्ट टैरिफ एक्ट भी बोल सकते हो। आप कोई भी चीज बाहर से अगर इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि फॉरेन से आप इंडिया में मंगवा रहे हो, इंपोर्ट का मतलब है कि आप कोई भी चीज यूएसए से मंगवा रहे हो इंडिया में, ठीक है, यूएसए से इंडिया में मंगवा रहे हो, तो इस तरीके से समझ जाओगे आप कि कोई भी चीज बाहर से अपने देश में आ रही है, इंपोर्ट हो रहा है, तो इसको इस नाम से जानते हैं। दूसरा स्केड्यूल क्या कहता है कि इस एक्ट को एक्सपोर्ट टैरिफ भी बोलते हैं, यानी कि आप जब कोई माल इंडिया से बाहर भेज रहे हो, यूएसए में भेज रहे हो, तो इसको एक्सपोर्ट टैरिफ भी बोलते हैं। तो 2 स्केड्यूल इसके अंदर आते हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है कस्टम टैरिफ एक्ट, इसकी बनाई कैसी थी, इसको किसने बनाया था, इसकी गणना कैसे कैसे हुई थी, वो डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले कह रहा है
1975 में कुछ रूल्स और रेगुलेशन और करिकुलर और नोटिफिकेशन इसके बनाए गए थे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन करिकुलर कैसे कैसे बने वो पढ़ते हैं। पहले कह रहा है रूल, कह रहा है सेक्शन नंबर 156 में ये मेंशन है, कह रहा है सेक्शन नंबर 156 के अंदर ये मेंशन है कि जो कस्टम एक्ट है इसको इंपावर किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्रीय सरकार है ना, तो उन्होंने इस एक्ट को पारित किया था, इसके सेक्शंस बनाए थे और रूल्स वगैरह लिखे थे। उसके बाद लिखा रेगुलेशंस वगैरह जो है वो किसने पारित किए? कह रहा है रेगुलेशन के अंदर सेक्शन नंबर 157 में बताया गया है कि जो कस्टम एक्ट है ना टैरिफ वाला, इसकी इंपावर करी गई थी सीबीआईटी द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआईटी, इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इसकी रेगुलेशन करी गई थी। टू मेक रेगुलेशन टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इसके रेगुलेशंस यानी कि इसके नियम वगैरह और इसकी स्थापना वगैरह और इसके जो प्रोविजंस वगैरह हैं वो सारे के सारे बनाए गए थे। किसके द्वारा? सीबीआईटी के द्वारा। ठीक है, तो आप लाइन से इसको याद रखना। रूल्स किसने बनाए? रूल बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सीबीआईटी ने क्या बनाए? रेगुलेशंस बनाए। फिर करिकुलर किसने बनाए? इसको बनाया गया था सीबीआईसी द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआईसी के द्वारा। ठीक है, कह रहा है सीबीआईसी कैन इशू करिकुलर इंस्ट्रक्शन। क्या क्या इशू करा था? करिकुलर इंस्ट्रक्शन यानी आदेश पारित करे गए थे और इंस्ट्रक्शंस बनाए गए थे। कह रहा डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रदान करी गई थी कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से नोटिफिकेशन होंगे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होंगे, तो वो सारे बताया गया था। और इसको पर्पस क्या था बनाने का? कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी इन क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ लिवी ऑफ ड्यूटी। कह रहा है कि जितने भी गुड्स हैं उन पर लगाया जाने वाला कर जो होगा वो एक सामान्य कर होना चाहिए जो आम नागरिक से लेकर एक बड़े व्यापारी तक होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलर को सीबीआईसी ने बनाया था। तो सबसे पहले क्या बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को निकाला, फिर उसके बाद इसके रेगुलेशंस बनाए सीबीआईटी ने, फिर उसके बाद इसके करिकुलर बनाए गए सीबीआईसी के द्वारा। फिर आता है नोटिफिकेशन। इसके नोटिफिकेशंस क्या थे? कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू नोटिफिकेशन अंडर डिफरेंट सेक्शंस लाइक द प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, जबकि केंद्र सरकार है मतलब सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी थी कि इसके कुछ नोटिफिकेशन इशू करने हैं। नोटिफिकेशन कैसे वाले? जो प्रोहिबिशन गुड्स हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन बनाए गए थे। यानी कि प्रोहिबिशन, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब होता है कि कोई ऐसे गुड्स या कोई ऐसी सर्विसेज जिसको साफ साफ गवर्नमेंट ने मना कर रखा हो कि इस गुड्स या इस सर्विसेज को आप इंडिया में यूज नहीं कर सकते, बैन एक तरीके से। और बैन वाली वो चीजें जो है उनको लेकर नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इस एक्ट के अंदर कौन से गुड्स या कौन सी सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आउट कंट्री या अपनी कंट्री से नहीं किया जाएगा। और जो इसकी लिस्ट है, कह रहा है वो गुड्स की लिस्ट को तो अंडर सेक्शन 11 के लिखा गया है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना कि अंडर सेक्शन 11 के अंदर आने वाली गुड्स कौन कौन सी है, तो वो सारी की सारी नोटिफिकेशन गुड्स आपको दिखा देगा। और कह रहा है कि नोटिफिकेशन गुड्स जो है वो अंडर सेक्शन 11B के भी लिखी हुई है, गूगल पर आपको लिस्ट में बता देगा कौन कौन सी गुड्स इसमें आती है। तो ये थे आपके नोटिफिकेशन तक। आपको समझ आ गया होगा 1975 क्या होता है, 1962 एक्ट क्या होता है, दोनों क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से हो गए होंगे। नहीं हुए तो एक बार दोबारा से इसको सुन लो वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे के टॉपिक्स मैं लिखवा रहा हूं, अभी आप इसको उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना अगला पॉइंट। अगले में मैंने लिखा है जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कस्टम एक्ट 1962 के अंदर हमारी जो जियोग्राफिकल ज्यूरिडिक्शन है वो कहाँ तक है, हमारे देश की जो सीमा है वो कहाँ तक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इंडियन टेरेस्ट्रियल वाटर। इंडियन टेरेस्ट्रियल वाटर क्या होता है? तो भाई इंडियन टेरेस्ट्रियल वाटर क्या होता है उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ये भारत का नक्शा। थोड़ी सी गर्दन यहाँ से अजीब लग रही होगी, बट मेरे से जितना बनाया गया मैंने भाई उतना बेस्ट बना दिया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि इंडियन टेरेस्ट्रियल वाटर जो है वो क्या होता है। तो भाई सुनो, ये जो देश की सीमा दिख रही है ना, इस लाइन को बोलते हैं, जो मैंने ड्रॉ करी है इसको बोलते हैं कोस्टल लाइन। क्या बोलते हैं? कोस्टल लाइन। तो इस लाइन को बोलते हैं सीमा, मतलब कि ये क्या है,
ये देश की एक सीमा रेखा है, मतलब कि इस सीमा रेखा से अगर आप बाहर जाओगे तो आप किसी दूसरे देश में पहुंच जाओगे, या जो बाकी अदर कंट्रीज है उनमें आप पहुंच जाओगे, या फिर जहां पे पानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसके यहाँ पर नदी है, पूरे में क्या भरा हुआ है, समुद्र भरा हुआ है, तो आप वहां पहुंच जाओगे। मतलब इस लाइन के अंदर अंदर इंडिया है, लाइन तक इंडिया का पोर्शन आता है। तो इंडिया की ये जो लाइन है, बाउंड्री, इसको सीमा को क्या बोलेंगे, कोस्टल लाइन। याद रखना, कोस्टल लाइन, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब देखो, हमें पता करना है कि इंडिया का टेरेस्ट्रियल वाटर पॉइंट कहाँ पे है। तो इस सीमा रेखा से, ये जो आपकी सीमा रेखा है, यानी कि ये जो लाइन है, बॉर्डर है, कोस्टल लाइन है, इस लाइन से यहां मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। इस लाइन से लेकर और इस जगह के बीच में ये जो गैप है, इतना, ये जो गैप है, ये समझ लो पानी से भरा हुआ है। हमारे देश के आगे यहाँ पर ये सारा ओशन का हिस्सा आता है, जहां पे पानी भरा हुआ है, वाटर। तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यहाँ पे है वाटर, पानी, ठीक है। अपने देश की इस सीमा रेखा से, यानी कोस्टल लाइन से, जो कोस्टल लाइन है, इससे जो आगे यहां तक का हिस्सा है, इसको हम दूरी में अगर नापे तो इसको बोलेंगे ये 12 नॉटिकल्स है। क्या है, 12 NM, 12 नॉटिकल्स माइल, 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो 12 नॉटिकल माइल का हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर ये हमारा टेरेस्ट्रियल वाटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये हमारा टेरेस्ट्रियल वाटर है। अगर इस हिस्से के अंदर कोई भी दूसरा देश अपना एरोप्लेन भी उड़ाएगा ना, मतलब कि हमारे देश की कोस्टल लाइन तो ये वाली है, और अगर कोई आदमी यहां से अपना एरोप्लेन ये उड़ा के लेके जा रहा है, कोई भी दूसरा देश अपना एरोप्लेन यहां से इसके ऊपर से उड़ा रहा है, तो हमसे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, फिल्मों में डायलॉग मारते हैं कि भाई इतना एरिया मेरा है, इसके अंदर अगर तू आया तो तेरे को मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, मेरी बिना इजाजत के। तो मैं ऐसे डायलॉग बोल रहा हूँ कि इंडिया की बिना इजाजत के कोई परिंदा भी इस लाइन के अंदर पर नहीं मार सकता, क्योंकि ये इंडिया का टेरेस्ट्रियल वाटर पॉइंट है। कितना है, 12 नॉटिकल्स, तो ये याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स। और अगर इसके अंदर कोई भी आता है तो उसको इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर वो नहीं मिली तो वो आ भी नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं इंडिया का टेरेस्ट्रियल वाटर, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं सीमा रेखा, यानी कोस्टल लाइन, इसको कोस्टल लाइन बोलते हैं। समझ आया। तो मैंने वही लिखा है, इंडिया टेरेस्ट्रियल वाटर क्या है, मीन्स दैट पोजीशन ऑफ सी विच इज एडजेसेंट एट द शोर ऑफ ए कंट्री। कह रहा है एक कंट्री के, ये जो कंट्री मैंने बनाया, देश बनाया, इस कंट्री की जो लाइन है, यानी कि कोस्टल लाइन है, बेस लाइन है, इस लाइन से टेरेस्ट्रियल वाटर एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। टेरेस्ट्रियल वाटर इस लाइन से आगे बढ़कर 12 नॉटिकल माइल्स तक निशान लगा लो, वहां तक आपकी इंडिया टेरेस्ट्रियल वाटर का पॉइंट होगा, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इंडिया की जो कोस्ट है, यानी कि कोस्टल लाइन है, वहां से लेकर, उस बेस पॉइंट से लेकर 12 माइल आगे तक इंडिया का टेरेस्ट्रियल वाटर पॉइंट होता है। तो इसके बीच में आप कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं कॉन्टिजियस जोन क्या होता है। कॉन्टिजियस जोन क्या होता है, कॉन्टिजियस जोन होता है ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, मैंने 12 नॉटिकल माइल्स लगाया है, इस 12 नॉटिकल माइल्स के आगे एक और ऐसे माइल्स बना लो, एक और लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। अब इसको भी बोल दो, ये भी 12 नॉटिकल्स है, ये कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल पॉइंट, टेरेस्ट्रियल वाटर, TW, ठीक है। मगर ये जो कंटीजियस जोन है इसको बोलेंगे कंटीजियस जोन, CZ, कंटीजियस जोन। कंटीजियस जोन भी कह रहा है कि ये टेरेस्ट्रियल माइल के, इस टेरेस्ट्रियल वाटर के और आगे 12 नॉटिकल माइल्स और आगे होता है। मतलब कि पहले ये 12 नॉटिकल माइल्स होगा कोस्ट लाइन से, कोस्ट लाइन से अगर टोटल गिना जाए तो ये 24 माइल्स हो जाएगा। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 12 12 24, तो 24 माइल्स दूर होता है हमारा, क्या होता है वो, इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। अच्छा, इस जोन में अगर कोई परिंदा पर मारे तो हम आने देंगे? तो भाई सुनो, इस जोन को ना सारे यूज कर सकते हैं, कॉन्टिजियस जोन को सारे यूज कर सकते हैं। हमारा सिर्फ अधिकार कितना है, हमारा अधिकार सिर्फ ये 12 नॉटिकल माइल तक है, इतना। इसमें कोई परिंदा पर मारेगा तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर वो इससे आगे आता है ना, मतलब कि इससे आगे चला जाता है, तो कॉन्टिजियस जोन में पहुंच जाता है। और हमारे देश का कॉन्टिजियस जोन है ये भी, ये क्या है, हमारे देश का कॉन्टिजियस जोन है। इसमें भी अगर कोई आता है ना तो परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी, बट वो इसमें आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ नहीं आ सकता बिना परमिशन के। समझ आई? तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वाटर और इसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। ये भी 12 किलोमीटर दूर होता है कोस्ट लाइन से,
और ये कोस्ट लाइन से 24 किलोमीटर दूर होता है, मतलब कि डबल। और अगर देखा जाए कि टेरेस्ट्रियल वाटर से कितना दूर है, तो इससे आगे 12 माइल होता है, 12 नॉटिकल माइल और आगे होता है, ठीक है। तो मैंने लाइन लिखी है, द जोन दैट स्टार्ट आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। कह रहा है जो बेस लाइन थी ना अपनी किसकी, टेरेस्ट्रियल वाटर की, इस बेस लाइन से शुरू होगा आगे 12 माइल्स, और वो कहलाएगा हमारा कॉन्टिजियस जोन। कह रहा है बियॉन्ड टेरेस्ट्रियल वाटर, ये टेरेस्ट्रियल वाटर है, इसके पीछे से शुरू होता है, जहां ये खत्म होगा, इस जगह से ये खत्म हो रहा है, तो इस जगह से शुरू होगा कॉन्टिजियस जोन, और आगे 12 माइल तक चलेगा। फिर 12 माइल आया, फिर मैंने निशान लगा दिया, और ये यहां तक खत्म हो गया कॉन्टिजियस जोन, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इंडियन कोस्ट कस्टम वाटर क्या होता है, इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो देखो मैंने एक लाइन और लगा दी, लाइन, ये एक और लाइन लगा दी, इस लाइन तक, यानी कि ये बेस लाइन जो है हमारी कोस्टल लाइन भारत की है, इस भारत की कोस्टल लाइन से लेकर यहां तक ये जो हिस्सा है, इस लाइन तक, इस लाइन को हम बोलते हैं IEEZ, या बोल सकते हो EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। और ये यहां से भारत की इस कोस्टल लाइन से कितना दूर होता है, ये होता है 200 किलोमीटर दूर, 200 नॉटिकल माइल्स, इतना दूर होता है, 200 नॉटिकल माइल्स। पहले ये 174 या 176 माइल्स हुआ करता था, बट अब क्या हो गया कि लैंड का पानी नीचे चला गया थोड़ा, तो इस वजह से ये 200 नॉटिकल माइल्स बढ़ा के कर दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये जो एरिया है, इस एरिया में कोई भी आ सकता है। इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया में हमारे पास राइट है कि हम यहाँ पर ना कोई भी फिशिंग कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं, या पावर जनरेशन यूज कर सकते हैं। जो इंडिया वाले हैं इनके पास सिर्फ इतना ही अधिकार है कि इस एरिया को, ये जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसका हम ना कोई आदेश पारित नहीं कर सकते कि हमारी जमीन है, कोई दूसरा नहीं आएगा, नहीं, सारे आ सकते हैं इस पे, और भी देशों के लोग जो हैं यहाँ तक आ सकते हैं। हमारा इस पे सिर्फ इतना ही हक है कि जितना बाकी लोगों का, हम यहाँ से सिर्फ अपनी फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, ऑयल वगैरह ले सकते हैं, या फिर कोई भी पावर जनरेशन करना वो सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पावर प्लांट वगैरह लगा सकते हैं इस जगह पे। इस 24 नॉटिकल माइल के आगे का जो पोर्शन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे जो 12 नॉटिकल माइल है, इसमें हमारा पूरा हुकूमत चलेगी, इसमें कोई भी नहीं आ सकता बिना इजाजत के। और जो आपका ये वाला जोन है, जो कंटीजियस जोन है, इसमें लोग आ सकते हैं आपकी बिना इजाजत के, बट आपका इसमें एरिया रहेगा और आपका इसमें थोड़ा कब्जा रहेगा। उससे थोड़ा और अगर आगे आएंगे तो पानी और बढ़ता जाएगा, फिर उसको एक्सक्लूसिव जोन बोलते हैं। वहां पर आपकी हुकूमत कुछ नहीं चलेगी, वहां लोग आएंगे, अपना फिशिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, आपको जो यूज करना आप यूज कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं आपका नहीं, आप यूज करो, बट आप चाहो कि मेरे लिए ही हो, सिर्फ कोई दूसरा ना आए, तो ऐसा भाई नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपके लिए इतना ही एरिया है, भारत की कोस्टल लाइन से सिर्फ इतने एरिया पे आपका कब्जा रहेगा। समझ आ रही है? हाँ, अब हम देखो इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने, इट एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन यानी कि इस कोस्टल लाइन से, ये जो लाइन है भारत का देश सीमा रेखा, इस सीमा रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव जोन, ठीक है। कह रहा है इसको हम यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक पर्पज के लिए, जैसे कि फिशिंग, ऑयल, पावर जनरेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तीसरा मैंने छुड़वा दिया था, तीसरा आप समझाता हूँ, इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है, सेक्शन 2 और सब सेक्शन 28 में आता है। अब इसके अलावा जो बाकी एरिया बच गया ना, जैसे कि ये वाला एरिया, ये जो सारा एरिया है, इसको बोलते हैं सी, यानी कि समुद्री एरिया। इस समुद्री एरिया में सारे देशों का बराबर हिस्सा है, इसमें कोई भी अपनी हुकूमत नहीं करेगा कि मेरा पर्सनल हिस्सा है। इसमें हो सकता है वो हिस्से वाली बात, मगर इसमें नहीं होगा। अब इसके आगे ये जो 200 नॉटिकल माइल्स है, इसके आगे जैसे ही 201 नॉटिकल माइल लगेगा ना, वहां पे समझ लो आपकी हुकूमत खत्म हो गई, आपका एरिया खत्म हो गया। वो अब दूसरा एरिया लग जाएगा, वो एक समुद्री एरिया है, वो किसी का भी नहीं है, वैसे वो किसी का एरिया नहीं है, ये सबका एरिया है। इसमें कोई भी देश आ सकता है, आप रशिया को बुला लो, आप यूएसए को बुला लो, इंडिया इस पे आ जाए, कुछ सामान वामान लगाना है, कोई प्लांट लगाना, मशीनरी लगानी है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ये समुद्री एरिया है, किसी का एरिया नहीं बटा हुआ ये, ठीक है। सिर्फ अपना एरिया कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ये जो कंटिन्यूस जोन है, क्या ये अपना एरिया नहीं है? ये अपना एरिया है, बट इसमें हम किसी को रोक टोक नहीं कर सकते। सिर्फ रोक टोक करने के लिए हम 12 नॉटिकल माइल्स तक सीमित है, जो कि टेरेस्ट्रियल वाटर कहलाता है। अगर पूछा जाए कि इंडिया का टेरेस्ट्रियल वाटर क्या है, तो आप बोलोगे कि इंडिया की कोस्टल लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो टेरेस्ट्रियल वाटर कहलाता है। उससे आगे का जो 12 है वो कंटिन्यूस जोन कहलाता है, और उससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और उसके आगे जो एरिया है वो किसी का नहीं है, वो समुद्री एरिया, उसमें कोई भी कुछ भी करे, उसमें कोई लेना देना नहीं है किसी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बड़े बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है? कह रहा है इट इज लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। कह रहा है कोस्ट लाइन से, क्या कह रहा है? कोस्ट लाइन से जो सबसे पास में होगा, लोअर वाटर मार्क जो होगा उसको बेस लाइन बोलेंगे। अब ये बताओ, देखो ये कोस्टल लाइन है, दिख रही है कोस्टल। कोस्टल लाइन से कौन सा वाला एरिया सबसे पास पड़ेगा? कोस्टल लाइन से कौन सी लाइन सबसे पास पड़ेगी? ये टेरेस्ट्रियल वाटर की लाइन पास पड़ेगी, या कंटिन्यूअस जोन की पड़ेगी, या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पड़ेगी, या ये वाला हिस्सा पड़ेगा? तो सिंपल है, टेरेस्ट्रियल वाटर पास पड़ेगा, क्योंकि ये 12 नॉटिकल माइल्स ही तो है ना। और आगे जाएंगे तो और बढ़ जाएगी दूरी, और आगे जाएंगे तो दूरी और बढ़ जाएगी। तो हमारी बेस लाइन क्या होगी? हमारी इसको बोलेंगे बेस लाइन है। क्या बोलेंगे? बेस लाइन। किसको? टेरेस्ट्रियल वाटर को, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल वाटर अपनी क्या होती है? बेस लाइन होती है कंट्री की, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पास होती है कोस्टल के। कोस्टल के पास जो भी होगी, लोअर वाटर जो होगी, सबसे पास वाली जो होगी, उसको बेस लाइन माना जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो इस तरीके से आपकी बेस लाइन होती है। अब आपको आई थिंक बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा टेरेस्ट्रियल वाटर क्या होता है, ठीक है। सीमा रेखा से 12 किलोमीटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स आगे का जो एरिया है वो टेरेस्ट्रियल वाटर होता है, अपने सीमा रेखा से आगे का। और उससे आगे 12 कंटिन्यूस, उससे आगे एक्सक्लूसिव, उससे आगे किसी का नहीं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको उतार लो, आगे के टॉपिक्स फिर लिखवाते हैं। तो उसके आगे अब छोटी सी कुछ टर्म्स रह गई हैं, फिर आपका चैप्टर जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है डेफिनेशन रिलेटिंग टू गुड्स। अब इनकी ना कुछ डेफिनेशन सबकी बुक में दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, तो डेफिनेशंस दी हुई है। पहली है देखो यहाँ पे लिखा है एज पर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 22, जो कि मैंने सबसे ऊपर मेंशन कर दिया है। सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन 22 कहता है कस्टम एक्ट का कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम गुड्स मानेंगे, यानी कि गुड्स में इंक्लूड करेंगे। तो पहली चीज आती है वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, ये तीनों चीजों को गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा। दूसरी आती है स्टोर्स, तीसरी आती है बैगेज, चौथी आती है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। करेंसी यानी पैसा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उन सबको गुड्स माना जाएगा। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर किसी तरीके की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको भी गुड्स में कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फॉलोइंग टाइप ऑफ गुड्स हैज बीन क्लासिफाइड अंडर कस्टम एक्ट। कुछ ऐसे भी टाइप्स के गुड हैं जिनको स्पेशल तौर पर क्लासिफाइड करा गया है गुड्स एक्ट, कंपनी एक्ट में, ठीक है, या कस्टम एक्ट में बोल सकते हो। पहला लिखा है कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स ऐसे गुड्स हैं, कह रहा है कि जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, जिसको इंपोर्ट किया जा सकता है। कह रहा है कि इनको एक वेसल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, एक देश से दूसरे देश तक पोर्ट किया जाता है। ऐसे गुड्स को कस्टम गुड्स कहा जाता है। कस्टम गुड्स यानी कि नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर ये बुक है, इस बुक को अब मैं बॉक्स में डालकर एक वेसल में डालकर जो कि पैक होकर अपना एक जगह से, एक पोर्ट से दूसरे देश में या दूसरी कंट्री में अगर ये लैंड होता है तो ये कोस्टल गुड्स कहलाएगा, ठीक है। दूसरा आता है ड्यूटेबल गुड्स। ड्यूटेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटी चार्ज करी गई होती है, यानी कि टैक्स चार्ज किया गया होता है, बट उनका टैक्स कभी पे नहीं हुआ होता, ठीक है। टैक्स चार्ज तो है बट टैक्स पे नहीं हुआ। इट मीन्स, इसका ये मतलब होता है कि जो गुड्स है या जो प्रोडक्ट है वो कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर आते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 14 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये है ड्यूटेबल गुड्स। तो ये किसके अंदर आएगा? सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन 14 के अंदर आएगा, ठीक है। तीसरा आता है टॉपिक एक्सपोर्ट गुड्स। कह रहा है ऐसे गुड्स, कह रहा है मीन्स एनी गुड विच आर टू बी टेकन आउट टू इंडिया एंड प्लेस आउटसाइड। कह रहा है कुछ ऐसे गुड्स जिसको इंडिया से उठाया गया हो और एक्सपोर्ट कहाँ करा गया हो? आउटसाइड इंडिया के। तो इसको बोलेंगे सेक्शन 2 और सब सेक्शन 19 में आता है। ये सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 19 के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है एक्सपोर्ट गुड्स की। वो गुड्स जो इंडिया से उठाकर किसी दूसरे अदर कंट्री में भेजे गए हैं। चौथा आता है इंपोर्ट गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको किसी दूसरी अदर कंट्री से मंगवाया जाता है और होम कंजप्शन किया जाता है, और होम कंजप्शन के तौर पर इसको इंडिया में रखा जाता है। और ये आते हैं सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 25 में। तो इसके सेक्शन में साथ के साथ लिख रहा हूँ ताकि आप याद कर लेना।
सेक्शन 2 और सब सेक्शन नंबर 25 में बताया इंपोर्ट गुड्स जिनको होम कंजप्शन के लिए यानी कि इंडिया में मंगाया ही इसलिए जाता है कि होम कंजप्शन का हो सके। अगला आता है, उसके बाद अगला आता है प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या होते हैं? कह रहा है ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके इंपोर्ट पर और जिनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी जाती है, कि ऐसे गुड्स, नोटिफाइड कुछ गुड्स होते हैं जिनको ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन गुड्स को प्रोहिबिटेड गुड्स कहा जाता है और ऐसे गुड्स को हम डालते हैं सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 33 के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन 2 और सब सेक्शन 33। अगला आता है वेयर हाउस गुड्स। कह रहा है कि ऐसे गुड्स जिनको डिपॉजिट कर दिया जाता है सीधा वेयर हाउसेज में, मतलब कि ऐसे स्टोर्स में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिनको पैक कर दिया जाता है, तो उनका सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन होता है 44। अब यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी कि जितने भी तरीके के गुड्स मैंने आपको बताए हैं, कोस्टल गुड्स का भी सेक्शन लिख देता हूं, एक मिनट। कोस्टल गुड्स का है सेक्शन 2 और सब सेक्शन है 7, ठीक है। तो इन गुड्स का ना कॉमन है, सेक्शन सबका 2 है और सब सेक्शन बस इनके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। कह रहा है कौन कौन से स्टेजेस होते हैं टैक्सेस इम्पोज करने के। तो सबसे पहले 3 स्टेजेस बताए गए हैं जो मैंने यहाँ पर तीनों मेंशन करे हैं। पहला होता है लीवी। लीवी यानी कि क्या होता है? लीवी मतलब होता है जहां पर कर दिया जाता है किसी भी चीज पर, चाहे आपने कोई गुड्स मंगाई हो या कोई सर्विस मंगाई हो, उसके ऊपर जो ड्यूटी पे करनी होती है, जो टैक्स पे करना होता है, उसको लीवी बोला जाता है। हर किसी गुड्स पर आज के टाइम पर लीवी जो है वो चार्ज किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन वाली गुड्स होती हैं जिनको छोड़ दिया जाता है। दूसरा आता है असेसमेंट। असेसमेंट एक प्रोसीजर है जहां पर आप अपनी जीएसटी की साइट पर एक टैक्स पेयर की लायबिलिटी शो करता है। असेसमेंट क्या होता है? टैक्स पेयर की जो भी लायबिलिटी बन रही है कि उसको कितना अमाउंट पे करना है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो सारा अमाउंट जो पे करता है वो असेसमेंट कहलाता है, ठीक है। कि जितनी भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसके ऊपर उसे टैक्स पे करना है, वो कितनी बन रही है, वो उसका असेसमेंट कहलाता है। तीसरा आता है कलेक्शन। कलेक्शन इज द फाइनल स्टेज वेयर द टैक्स और ड्यूटी एक्चुअली कलेक्टेड। कलेक्शन क्या है? एक फाइनल स्टेज होता है जहां पर आपके ईयर के दौरान जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कलेक्शन। और अगला पॉइंट आ जाता है उसके बाद हमारा चार्जिंग सेक्शन इन कस्टम, सेक्शन नंबर 12। तो हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन इन कस्टम, सेक्शन 12। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आपकी बुक में लिखी हुई है। कहता है कि ये कस्टम एक्ट 1962 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है? जो भी चीजें आप इंपोर्ट करते हो यानी फॉरेन कंट्री से, या कोई अपनी चीज जो इंडिया से फॉरेन कंट्री आप एक्सपोर्ट करते हो, भेजते हो, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर दोनों पर एक अलग सा स्पेसिफिक रेट का टैक्स लगाया जाता है, उसको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन इन कस्टम, ठीक है। और कह रहा है कि इसके ऊपर एक स्पेसिफिक रेट लगाया जाता है, उसको कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंडर फोर्स में लो करा गया है, मतलब कि फोर्स में लाया गया है। कह रहा है कि प्रोविजन नंबर 12 में ये अप्लाई करा गया था और प्रोविजन 12 में कुछ ऐसी नोटिफाइड गुड्स हैं और कुछ ऐसी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिसके ऊपर ये स्पेसिफिक रेट चार्ज किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज स्पेसिफिक रेट के अंडर एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो फॉरेन कंट्री तक, तो उस पर आपको टैरिफ का जो ये लॉ है ये फोर्स हो जाएगा और वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आ जाता है टैक्सेबल इवेंट इन कस्टम। टैक्सेबल इवेंट इन कस्टम, इसके 2 इवेंट होते हैं, एक होता है पॉइंट ए और एक होता है पॉइंट बी। ए में हम पढ़ेंगे कि टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट के केसेस में कैसा होता है। इंपोर्ट यानी कि जब आप कोई भी चीज अपने इंडिया में मंगाते हो किसी बाहरी कंट्री से उस जगह, और दूसरा हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट के केसेस में कैसा होता है। तो इंपोर्ट में लिखा है द इंपोर्ट ऑफ गुड्स will commence with the cross the terrestrial water but continue to the complete when they become part of a mass of goods within the country, and the taxable event being reached the time when goods reach the custom barriers and bill of entry and home consumption is filled। कह रहा है कि जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, ये जो टेरेस्ट्रियल वाटर होता है उसमें जैसे ही आप टच करते हो, इंपोर्ट यानी कि आपका, मैंने एक देश की सीमा बताई थी, ये मान लो आपकी कंट्री है, ठीक है। आपका जो टेरेस्ट्रियल वाटर है ये है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो, आप जैसे ही इस सीमा रेखा पर पहुंचोगे, मतलब इस जगह पर टेरेस्ट्रियल वाटर के पॉइंट पे पहुंचोगे, तभी आपका जो है टैक्स चार्ज हो जाएगा कि आपने जो भी चीज खरीदी है उस पर स्पेसिफिक टैक्स चार्ज होगा, क्योंकि वो चीज जो है आ रही है किसी भी होम कंजप्शन के लिए। और अगर कोई होम कंजप्शन के लिए चीज कहीं से मंगा रहा है, बाहर से इंपोर्ट हो रही है, तो उस पर उसका टैक्स चार्ज होगा, ठीक है।
अगला आता है टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के केस में पढ़ेंगे जब कोई चीज यहाँ से बाहर जाती है, टैक्स कब लगाया जाता है उसके ऊपर। तो देखो अगर कोई चीज, मान लो ये देश है आपका, देश से बाहर जा रही है, अब वो देश से बाहर जाने का मतलब है कि वो यहाँ से निकल रही है, और ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है ना इस जगह पे, यहां तक उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। मगर जैसे ही वो इस लाइन से बाहर जाएगी ना, तब उस पर टैक्स चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जिस कंट्री में वो जा रही है तो वहां का जो स्पेसिफिक टैक्स रेट होगा वो उस पर चार्ज किया जाएगा। तो इसके अंदर यही चीज बताइए, इफ शिप संक विद इन द टेरेस्ट्रियल वाटर, अगर टेरेस्ट्रियल वाटर्स के अंदर है कोई भी चीज अपनी, तब तक उस पर कोई एक्सपोर्ट जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कह रहा है कि उस पर टैक्स कब कलेक्ट करा जाएगा, जब वो पोर्ट हो जाएगी, जब वो छोड़ देगी अपना पोर्ट, मतलब कि जब वो यहाँ से अपनी जो लैंड है, जमीन है, वो छोड़ देगी टेरेस्ट्रियल वाटर, और जिस जगह के लिए वो जा रही है उस जगह का जो स्पेसिफिक रेट होगा टैक्स का, वो उस पर चार्ज किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद एक अगला पॉइंट आ जाता है डेरिलिक्ट, जेटसम, फ्लोटसम एंड व्रेक। सेक्शन नंबर 21 के ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये डेरिलिक्ट, जॉटसम, फ्लोटसम एंड व्रेक। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से समझते हैं। 1 मिनट, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो। पहला आता है डेरिलिक्ट, डेरिलिक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपने कोई बड़ा सा जहाज या कोई शिप जिसमें अपना माल लोड करा दिया, अब वो माल लोड हो चुका है, अब वो वापस आ रहा है आपके यहाँ पे, आपके देश में, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, वाटर है, और वो जहाज रास्ते में आते आते बाई चांस वो डूब जाता है। वो क्या होता है, डूब जाता है। वो जहाज जो रास्ते में आ रहा था वो डूब जाता है। ठीक है, वो हीरा जहाज, तो ये डूब गया पानी में, और ये पूरा पानी में डूब जाता है, और ये क्या हो जाता है, संक हो जाता है। संक यानी कि पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर डूब गया। ठीक है, और जब पानी के अंदर पूरा का पूरा जहाज डूब जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे डेरिलिक्ट हो गया। क्या हो गया, डेरिलिक्ट, इसको बोला जाता है डेरिलिक्ट। डेरिलिक्ट की डेफिनेशन लिखिए, कह रहा है अगर कोई कार्गो है या कोई वेसल है, वो आते आते रास्ते में अमेंडमेंट हो जाता है, या कि अमेंडेड हो जाता है, मतलब कि कोई होप नहीं है कि अब ये वापस आएगा या नहीं आएगा, मर गए, वहां से वो डूब गया पूरा, जैसे टाइटैनिक, कोई होप नहीं है, अब वो डूब चुका, पूरा जमीन में घुस गया, कोई होप नहीं है कि वो वापस निकल भी पाएगा, नहीं निकल पाएगा, उसको बोलते हैं डेरिलिक्ट। ठीक है, जब कोई भी शिप है आपका, कार्गो वगैरह डूब जाता है तब। दूसरा आता है जेटसम। दूसरा क्या आता है, जेटसम। जेटसम के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई कार्गो आता है या जब भी कोई शिप आ रही होती है, ठीक है, पानी के अंदर से, अगर मान लो पानी का बहाव ज्यादा है और शिप का वजन जो है वो इतना है कि वो झेल नहीं पा रही पानी का बहाव, तो शिप में से कुछ चीजों को निकालकर फेंका जाता है। अब मान लो ये आपका शिप है, ठीक है, ये आपका शिप है, अब शिप पे मान लो कोई सामान वगैरह पूरे रख के ला रहे हैं, ये सामान है, ठीक है, अब शिप पे सामान हो रखा है ज्यादा, तो क्या करते हैं लोग ना, इस सामान को पानी में फेंकना शुरू कर देते हैं। ये पानी है, पानी में इन सामानों को फेंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ये पानी के अंदर सामान फेंक दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, थ्रो। तो जब पानी में सामान फेंकेंगे तो शिप का वेट जो हो जाएगा हल्का हो जाएगा, और उससे आराम से शिप जो है अपने प्लेस तक पहुंच पाएगा, उसको बोलते हैं जेटसम। जेटसम में अपने यहाँ का जो स्टॉक होता है, जो सामान होता है, उसको पानी में उठा के फेंक दिया जाता है ताकि शिप का वेट हल्का हो सके। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए, कह रहा है गुड्स जेटसन फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग। इस जहाज को पानी में डूबने से बचाने के लिए जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर का जो सामान है वो पानी में फेंक देते हैं और ये बच जाता है वेट हल्का होने के कारण, उसको जेटसन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है थर्ड, जिसका नाम है फ्लोटसम। फ्लोटसम क्या होता है ये समझो। फ्लोटसम होता है जब आप अपने शिप को डूबने से बचाने के लिए माल को पानी में फेंकते हो, तो इस पानी के अंदर क्या होता है, शिप तो आगे चला गया, मगर इस पानी के अंदर ना काफी सारे ऐसे गुड्स या होते हैं हमारे, जो हमने फेंका है माल, वो फ्लोट करता रहता है, मतलब कि तैरता रहता है। ये जो माल है ये पानी के ऊपर ही तैरता रहता है, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं या कुछ माल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो जो माल सिंक हो गया, जैसे कि ये वाला माल सिंक हो गया, इसको तो छोड़ दो, जो माल फ्लोट हो रहे हैं, जो माल अभी भी तैर रहा है और जिसकी होप है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोटसम। ठीक है, तो फ्लोटसम यानी कि शिप से जो माल बाहर फेंका जाता है और पानी में वो तैरते तैरते चल रहा है, वो डूबा नहीं है, खराब नहीं हुआ है, उसकी कुछ होप है, तो उसको फ्लोटसम बोलते हैं। कह रहा है कि जेटसन गुड्स, जो जेटसन गुड्स होते हैं, अगर वो कंटिन्यू फ्लोट कर रहे हैं पानी के ऊपर, तो उसको फ्लोटसम बोला जाता है कि अभी भी वो गुड्स में
तैर रहे हैं, पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट आ जाता है चौथा, जिसका नाम है व्रेक। व्रेक, ठीक है। तो व्रेक को आप ऐसे समझो कि ये आपका एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड। ये आपका आइलैंड है और इसके आगे यहाँ पर ये पानी है। क्या ये पानी? ये पानी है सारा, ठीक है। और आपका मान लो यहाँ पर एक घर है, आपका यहाँ पर एक घर है, ठीक है। और यहाँ कुछ पेड़ लगे हैं, ट्री प्लांट वगैरह लगे, और यहाँ पर ये बीच का किनारा है। ये क्या है? बीच का किनारा। इस जगह पे मिट्टी है। क्या है? सैंड। सैंड, ठीक है। व्रेक का मतलब समझो क्या होता है। व्रेक यानी कि अगर कोई भी लापता शिप आपके पास रातों रात आपके इस तट तक पहुंच जाए, क्या यहां तक पहुंच जाए, इसको बोलते हैं तट। हिंदी में बोलते हैं तट और इंग्लिश में बोलते हैं शोर। क्या बोलते हैं? शोर, SHORE, शोर। अगर कोई भी ऐसा जहाज रातों रात आपके किसी तट तक पहुंच जाता है जिसका कोई खबर नहीं है कि ये जहाज किसका है, बस अमेंडमेंट सा जहाज है, कोई लापता सा जहाज होके आपके यहाँ पे तट तक बारिश में बह के आ गया, जैसे कोई बॉडी आ जाती है ना, देखा होगा फिल्मों में काफी बार दिखाते हैं, एक लाश पानी में बहते हुए किनारे तक आ जाती है, फिर कोई आदमी भागा भागा जाता है, उसको देखता है, अरे हाँ ये तो उस आदमी का घर का आदमी है, मतलब ये तो वो बंदा था, गाँव का वो आदमी था, है ना। तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई आदमी जिसने भागा भागा गया और उसने देखा कि एक बड़ा सा जहाज जो है यहाँ खड़ा हुआ है, एक बड़ा सा जहाज जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और अमेंडमेंट सा जहाज है, किसी को पता नहीं है जहाज किसका है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्रेक। मतलब कोई व्रेक होके कोई जहाज एकदम से किनारे पर टकरा के टूटा फूटा जहाज आकर खड़ा हो गया रातों रात में एकदम से, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोटसम। कह रहा है कि कोई भी कार्गो या कोई भी वेसल या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक शोर तक अपने आप आ जाती है, खिंची हुई चली आती है, शोर यानी कि किनारे तक तट पे खिंची चली आती है, और सुबह पता चलता है ये किसी की लापता है, और वो होता है यहाँ पर व्रेक। और अगर मान लो किसी को ये लेके जाना है जहाज, तो वो उसकी आइडेंटिटी, उसके पेपर वर्क दिखा दे कि ये जहाज मेरा है, मैंने मंगाया था और ये नदी में डूब गया था और ये ऐसे ऐसे तट पे आ गया, तो वो अगर उसका प्रूफ दिखा देता है सच्चा, तो उसको दे दिया जाता है, ले जाओ। अगर वो जहाज लेके जा रहा है और वो आया है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री के अंदर, देश की सीमा के अंदर कहीं से आया है, तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी उसी आदमी का बनेगा जो उसको लेके जाएगा, ठीक है। तो ये व्रेक कहलाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा डेरेलिक्ट, जहां पर जहाज डूब जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, सिंक हो जाता है। दूसरा आता है जेत्सम, जहां पर हम गुड्स को फेंक देते हैं नदी में ताकि जो वो जहाज है वो डूबे ना, सिंक ना करे, ठीक है, उसका वजन हल्का हो जाए। तीसरा आता है फ्लोटसम, जहां पर हमने जो गुड्स फेंके हैं जेत्सम में, वो गुड्स पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, अभी भी पानी के ऊपर से तैरते हुए बॉक्सेस जा रहे हैं, तो वो क्या होता है? फ्लोटसम। रेक यानी कि कोई भी लापता अमेंडमेंट जहाज आपको कोई भी शोर तक पाया जाता है, मतलब तट के किनारे मिलता है, तो उसको व्रेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, और आई होप अब आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपका पूरा चैप्टर जो था, जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम, कस्टम का पूरा चैप्टर कंप्लीट हमने करवा दिया है, चैप्टर नंबर 15। 2 चैप्टर रहते हैं, 16 और 17 रहते हैं, वो जल्दी में वीडियो डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जब मैं हट जाऊं तो उसको उतार भी लेना। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करनी है तो नोट्स रेडी हो गए हैं, नोट्स बना लिए हैं। नोट्स जिसको बाय करने हैं वो व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज करें कि सर हमको नोट्स परचेज करने हैं, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा वो पे करके आप नोट्स की PDF को बाय कर सकते हो। और नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी और बोर्ड पर ये ना नंबर, जाकर आप मैसेज कर देना। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। अभी के लिए इतनी, अब आप इसको उतारो और रिवाइज करो अपना, ठीक है।